मध्य प्रदेश के थाटीपुर इलाके में तृप्ति नगर नाम की एक जगह थी जहां पर एक फैमिली रहा करती थी जिस परिवार को लोग दुबे परिवार के नाम से जाना करते थे और इस परिवार में तकरीबन 5 सदस्य रहते थे। अब घर के मुख्य का नाम रविदत्त दुबे था जो कि कलेक्ट्री की जॉब किया करते थे। वहीं इनकी उम्र तकरीबन 58 साल थी। घर में इनकी बीवी जिसका नाम भारती दुबे था और वहीं इनकी बड़ी बेटी जिसका नाम कृतिका दुबे था जिसकी उम्र अब शादी के लायक हो रही थी और इससे छोटी एक 17 साल की लड़की थी जिसका नाम सलोनी दुबे था और उससे छोटा एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी और उसका नाम दीपेंद्र दुबे था। हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग सी वीडियो नई इंटरेस्टिंग से चैनल के ऊपर। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना। और बात करें इस परिवार की तो ये परिवार बहुत ज्यादा खुशनसीब परिवार था और इस परिवार में पैसे की कुछ खास तंगी नहीं थी क्योंकि पिता की एक सरकारी नौकरी थी और 58 साल की उम्र में इन्होंने काफी कुछ अचीव भी कर लिया था जिससे इनका परिवार बहुत खुश रह सके। जैसे कि ग्वालियर में अपना 2 मंजिल का खुद का घर बना लिया था। अब क्योंकि बड़ी बेटी की उम्र शादी की हो रही थी इसीलिए पिता भिंड निवासी राम मोहन सिंह के साथ कृतिका की सगाई कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी कर देते हैं। फिर शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल चली जाती है। अब कृतिका को ये उम्मीद थी कि शादी होने के बाद उसका आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन उसकी ये उम्मीदें तब बिखर जाती है जब उसका पति राम निवास सिंह उसको बार बार टॉर्चर और ब्लैकमेल करता है और वो बार बार कृतिका से कहता है कि तुम्हारे पिता यानी कि मेरे ससुर जी की गवर्नमेंट जॉब है तो अपने पापा से कह के मेरी भी एक सरकारी नौकरी लगवा दो। फिर कृतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर को कॉल करके सारी बात बता देती है, लेकिन उसके पापा ये सब कह के इनकार कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसी कारण इन दोनों के झगड़े काफी बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए कृतिका दुबे परेशान होकर अपने मायके वापस आ जाती है। अब ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। फिर दिन आ जाता है 4 अगस्त 2021 का। रविदत्त दुबे अपनी जॉब से वापस आते हैं परिवार के साथ। तकरीबन 8 बजे ये लोग खाना खाते हैं और तकरीबन 9:30 बजे तक ये लोग खाना पीना खा के अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। अब इनका बेडरूम सबसे पहली मंजिल पे था जो कि पहले कमरे में रविदत्त दुबे सोने चले गए और दूसरे कमरे में रविदत्त की पत्नी भारती दत्त और उसके दोनों बेटी और एक बेटा सोने चले जाते हैं। अब तकरीबन रात के 2 बजे उनकी तीसरी मंजिल से गोली चलने की आवाज आती है जिसके कारण सबकी नींद खुल जाती है, लेकिन गोली की आवाज सुनने के कारण सारा परिवार डर जाता है और कोई भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। थोड़ी देर बाद उस घर की बड़ी बेटी यानी कि कृतिका मेहरा डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकल के सारे घरों की लाइट्स ऑन करती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो अपने पिताजी के रूम में जाती है और जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पिता औंधे मुंह बेड पे पड़े थे और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला था। अब कृतिका की चीख सुनने के बाद उसकी माँ भारती और उसकी छोटी बेटी सलोनी और उसका छोटा बेटा भी वहाँ जाता है। जैसे ये लोग उस कमरे में जाते हैं वहाँ की हालत देख के इनकी भी चीख निकल जाती है जिसको सुनने के बाद आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और उनके घर में आ जाते हैं। और जैसे ही अंदर आके देखते हैं फिर उनको रविदत्त दुबे की बॉडी औंधे मुंह पड़ी हुई मिलती है। फिर उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को कंप्लेन कर देता है और पुलिस भी मौकाए वारदात वहां पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और सबसे पहले वहां के पड़ोसियों को बाहर निकाला जाता है। अब क्योंकि ये देखने से साफ साफ एक हत्या का मामला लग रहा था इसीलिए डेथ स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम को भी वहाँ बुला लिया जाता है। अब पुलिस को यहाँ पर यह लगता है कि रविदत्त दुबे काफी पैसे वाले आदमी थे इसलिए शायद कोई चोरी चकारी के मकसद से इनके घर में घुसा था और शायद फिर रविदत्त दुबे ने इनको चोरी करते हुए देख लिया हो इसीलिए इन्होंने रविदत्त दुबे को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, घर का एक एक कोना छान रही थी। अब पुलिस को काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगता है कि इसमें कहीं भी कोई फोर्स लॉक नहीं हुआ यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, तभी तो घर सारे दरवाजे और खिड़कियां पहले की तरह है। फिर पुलिस का यहाँ पर पहला प्लान फेल हो जाता है। फिर पुलिस यहाँ पर दूसरे एंगल से छानबीन करती है कि शायद रविदत्त दुबे के किसी के साथ पैसों का कोई लेन देन हो, लेकिन सवाल यहाँ पर तभी भी वही होता है कि कोई अंदर घुसा नहीं, खिड़कियां दरवाजे सब पहले की तरह है और घर में पूरी फैमिली है। इवन जब गोली चलने की आवाज आई तब भी बाहर से किसी ने आते जाते नहीं देखा और जब पुलिस वालों ने घर के फैमिली मेंबर से इस बारे में पूछा तब भी उनको कोई क्लू नहीं मिला। तो पुलिस का यहाँ पर दूसरा नजरिया भी फेल हो जाता है। अब पुलिस यहाँ पर बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज
देती है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जब घर से कोई बाहर गया नहीं, बाहर वाला कोई अंदर आया नहीं, तो रवि दत्त दुबे को गोली किसने मारी? और घर के अंदर भी उनकी फैमिली के अलावा कोई रहता नहीं है। तो पुलिस यहाँ पर इस नतीजे पे पहुंचती है कि शायद रवि दत्त दुबे ने आत्महत्या कर ली। अब क्योंकि फोरेंसिक टेस्ट से भी ये क्लियर हो गया था कि गोली बहुत करीब से चली है, इसलिए पुलिस इस बात को मान लेती है। और फिर उनके परिवार को भी यही बताया जाता है कि शायद रवि दत्त दुबे ने किसी प्रेशर के कारण आत्महत्या कर ली, और उनका परिवार काफी हद तक इस बात को मानने के लिए राजी भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि अगर रवि दत्त दुबे ने सुसाइड की है, फिर वो वेपन कहाँ गया जिससे उनको गोली मारी गई थी, क्योंकि फोरेंसिक टीम को पूरे घर के अंदर छानबीन करने के दौरान ऐसा कोई भी वेपन नहीं मिला था। फिर पुलिस का ये एंगल भी फेल हो जाता है। फिर पुलिस रवि दत्त दुबे के ऑफिस जाती है और वहां जाके जब सबसे पूछताछ करती है तो उनको वहां ये पता लगता है कि रवि दत्त दुबे बहुत ही शांत प्रकार के आदमी थे और उनके मन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था जिसके कारण वो खुदकुशी कर ले। अब घूम फिर के पुलिस का सारा शक रवि दत्त दुबे के परिवार में जाता है, जिसमें की 4 सदस्य मौजूद थे, जिसमें उनकी वाइफ भारती, बड़ी बेटी कृतिका, छोटी बेटी सलोनी और 12 साल का छोटा बेटा भूपेंद्र था। अब पुलिस को यहाँ तक तो समझ आ गया था कि रवि दत्त दुबे ने कोई आत्महत्या नहीं करी थी, ये पूरा प्री प्लान्ड मर्डर है, और इसीलिए पुलिस इस घर के चारों सदस्य पे नजर रखना चालू कर देती है। फिर सबसे पहले पुलिस रवि दत्त की बीवी भारती के बारे में पता करती है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि बीवी का किसी के साथ अवैध संबंध होता है, जिसके कारण वो अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए उसको रास्ते से ही हटा देती है। लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद ऐसा कुछ पता नहीं लगता जिसपे पुलिस को रवि दत्त की बीवी भारती पे कोई संदेह हो। इनफैक्ट उनको यहाँ ये पता लगता है कि रवि दत्त की बीवी भारती तो काफी अच्छी लेडी थी, उसका चरित्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और अब इसीलिए भारती को पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल जाता है। और अब पुलिस का दूसरा शक देवदत्त की बेटी यानी कि कृतिका पे जाता है, जिसकी अभी अभी नई अरेंज मैरिज हुई थी और पति के अच्छे से ट्रीट ना करने के कारण उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती थी, इसलिए कृतिका दत्त अपने घर वापिस आ गई थी। और अब इसीलिए पुलिस का आधा शक कृतिका दत्त पे जाता है कि हो सकता है शायद कृतिका के फादर ने कृतिका की शादी ऐसे घर में करा दी हो जहाँ पर उसको मारा पीटा जाता था, उसे बहसबाजी होती थी, और क्या पता कृतिका यहाँ पर किसी और को चाहती हो और अपने पिताजी के दबाव में आने के कारण उसने अपने पिताजी के जान पहचान के लड़के से शादी कर ली थी। अब पुलिस का सारा शक यहाँ पर कृतिका के ऊपर जा रहा था। अब कृतिका एक तरह से पूरी प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। अब पुलिस चारों तरफ से कृतिका के ऊपर नजर रखे हुए थे। सबसे पहले पुलिस कृतिका के घर जाती है, यानी कि उसके ससुराल जाती है, और वहां जाके कृतिका के बारे में पता करती है। लेकिन उसके ससुराल वाले साफ साफ कह के इनकार कर देते कि हमको कृतिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और फिर इसलिए पुलिस कृतिका के फ्रेंड सर्कल में जाती है, वहाँ पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, और यहाँ तक कि कृतिका की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है कि कृतिका आखिर किससे बात करती है और किससे नहीं करती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे वो कृतिका को अरेस्ट कर सके, इसलिए पुलिस की तरफ से कृतिका को क्लीन चिट दे दी जाती है। और अब जब इन दोनों को क्लीन चिट मिल जाती है तब अगला नंबर आता है देवदत्त की छोटी बेटी, जिसका नाम सलोनी था और इसकी उम्र लगभग 17 साल थी। अब वैसे तो पुलिस का सलोनी से इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो अभी अंडर एज थी, लेकिन ड्यूटी तो पुलिस की भी होती है, इसलिए पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है। और सलोनी से जब पूछताछ करी जाती है तब कहीं न कहीं पुलिस को सलोनी पे थोड़ा थोड़ा शक होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा पूछे गए सारे सवालों के सलोनी कुछ घबरा के जवाब दे रही थी। अब पुलिस यहाँ पर सलोनी से सख्ती से पेश भी नहीं आ सकती थी क्योंकि वो एक अंडर एज थी, और इसीलिए पुलिस सबसे पहले सलोनी के स्कूल जाती है और वहाँ जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है। और जब पुलिस सलोनी के कुछ दोस्तों से सलोनी के बारे में पता करती है तब उनको ये पता लगता है कि सलोनी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम करण है। फिर बिना देरी के पुलिस इस करण की कुंडली निकालना चालू करती है और उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता लगता है कि एक दिन करण और सलोनी को सलोनी के पिता देवदत्त ने पार्क में बैठे हुए देख लिया था, और उस वक्त सलोनी के पिताजी ने सलोनी और करण को एक थप्पड़ भी लगाया था और आगे से कभी न मिलने की हिदायत भी दी थी। और आपको तो पता ही है कि बस पुलिस को एक क्लू चाहिए होता है, बाकी कुंडली तो पुलिस अपने आप निकाल देती है। और इसीलिए सबसे पहले पुलिस करण के घर जाती है और सीधा जाके करण को बोलती है कि तुमने सलोनी के पिता को क्यों मारा। अब करण यहाँ पर घबरा जाता है और वो कहता है कि सलोनी बेशक से मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने उसके पिता को बिल्कुल नहीं मारा। फिर पुलिस बार बार करण के ऊपर दबाव डालती रहती है उसे सच उगलवाने के लिए। ये एक तरह से कांटा था और जिसकी जाल में करण धीरे धीरे फंसता जा रहा था, और अब करण ने कुछ ऐसा बोल दिया
जिसको सुनने के बाद तो इस पूरी कहानी की मानव पर्ची ही खुल गई हो। फिर करण पुलिस से कहता है कि सर मैंने तो सलोनी के पिता को नहीं मारा, लेकिन हो सकता है कि शायद सलोनी ने खुद ही अपने पिता को मार दिया हो, क्योंकि जिस दिन सलोनी के पिताजी ने मुझको और सलोनी को पार्क में पकड़ा था और हमको दो दो थप्पड़ भी लगाए थे, उस दिन के बाद सलोनी अपने पिताजी से बहुत ज्यादा खफा हो गई थी। उसने अपने पिताजी से बातचीत भी बंद कर दी थी। और इस इंसिडेंट के बीत जाने के बाद सलोनी ने दूसरे दिन मुझको कॉल किया और उसने मुझको ये कहा कि अगर तुमको मुझसे बात करनी है और मेरे साथ रहना है तो तुमको ये कदम उठाना पड़ेगा कि तुमको मेरे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा। और इतना सब कुछ सुनने के बाद करण पूरी तरह से घबरा जाता है और वो सलोनी से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और तकरीबन 1 महीने से उससे बात भी नहीं करता। फिर वो पुलिस को कहता है कि अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप मेरी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी निकलवा सकते हो। फिर पुलिस करण की कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाती है और उनको यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि करण ने पिछले 1 महीने से सलोनी से बात नहीं करी थी, क्योंकि उसने शायद सलोनी के इरादों को पहले से भांप लिया था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे सलोनी का हाथ है। फिर पुलिस सलोनी की CTR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालती है। फिर पुलिस को यहाँ ये पता लगता है कि पिछले 1 महीने से सलोनी करण से बात ना करके एक दूसरे लड़के से बात कर रही है और जिसका नाम किसी पुष्पेंद्र लोधी नाम के लड़के का था। पुलिस इस पुष्पेंद्र की तलाश करना चालू करती है। फिर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि ये पुष्पेंद्र लोधी एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, इसके ऊपर पहले से ही कुछ केस दर्ज है। और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि जिस दिन रवि दत्त दुबे की हत्या हुई थी उस दिन सलोनी ने कई बार पुष्पेंद्र को कॉल की थी और उससे आधे आधे घंटे तक लगभग बातें भी की थी। और फिर इतना ही काफी था पुष्पेंद्र को उठाने के लिए। फिर पुलिस पुष्पेंद्र को उसके घर से उठा लेती है और जब उसे शक्ति से पेश आती है, पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से टूट जाता है और सारी सच्चाई खुद ही उगल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही रविंद्र दत्त दुबे की हत्या की है। मैं रात को तकरीबन 2:30 बजे उसके घर गया और वहाँ जाके देसी कट्टे से उसको मोट के घाट सुला दिया और ये सब मैंने सलोनी के कहने पे किया। फिर पुलिस सलोनी को भी पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे जब पूछताछ करती है तब सलोनी एक नई कहानी खोलती है। वो कहती है कि जिस दिन मेरे पापा ने हमको पार्क में पकड़ा था और हमको दो दो थप्पड़ लगाए थे तो उस दिन मुझको बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई थी और उस दिन मैंने पापा के कहने पे करण से बात ना कहने की बात को भी मान लिया था, लेकिन मैं छुप छुप के करण से बातें किया करती थी। लेकिन एक दिन घर पे चुपके से करण से बात करते हुए सलोनी को उसके पिताजी ने पकड़ लिया था और फिर उसके पिता ने उस दिन सलोनी को काफी मारा पीटा भी था और उसके ऊपर काफी पाबंदियां भी लगा दी थी, जैसे कि मोबाइल ना देना, घर से बाहर जाने की इजाजत ना देना। और इसीलिए थक हार के सलोनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो एक दिन करण को इस बारे में भी बताती है, लेकिन करण डर जाता है और साफ साफ सलोनी से बात करने से इनकार कर देता है। फिर अब सलोनी को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि इन सब के पीछे मेरे पापा का ही कारण, क्योंकि अब तो मेरे पापा ने करण को भी मुझसे छीन लिया और अब इसीलिए वो अपने पिताजी को रास्ते से हटाने का फैसला लेती है। फिर वो फेसबुक पे नए नए फ्रेंड बनाने लगती है, जिसमें से एक का नाम पुष्पेंद्र था और अब वो पुष्पेंद्र को अपना दोस्त बनाती है और 1 ही महीने के अंदर वो उससे कॉल पे बात करने लगती है और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है। और फंसाने के बाद उसको एक दिन ये बोलती है कि अगर तुमको मुझसे मिलना है तो तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। फिर पुष्पेंद्र लोधी बोलता है कि आखिर वो काम है क्या। फिर सलोनी बोलती है कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको मेरे पिताजी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा पिताजी जिंदा रहे तो वो हमको एक साथ कभी नहीं देखेंगे। पुष्पेंद्र इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो सलोनी से कहता है कि ये काम ऐसे नहीं होते, इसके लिए काफी पैसे लगते हैं और इस काम को करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तो जरूर लगेंगे। सलोनी अपने बॉयफ्रेंड पुष्पेंद्र से कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा ये काम कर लोगे तो मैं अपने शरीर से तुम्हारे लिए सारी पाबंदियां हटा दूंगी, यानी कि तुम जब जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊंगी और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाऊंगी। अब यहाँ पर सलोनी ने पुष्पेंद्र को अपने शरीर का लालच देके काम कराना चाहा और पुष्पेंद्र भी इस लालच में आ जाता है। इसलिए 2 तारीख के रात के तकरीबन 10 बजे पुष्पेंद्र सलोनी के घर आता है और सलोनी चुपके से गेट खोल के पुष्पेंद्र को अपने घर में छुपा देती है। और जब रात के 2-2:30 बज जाते हैं, तकरीबन सारा मोहल्ला सो चुका होता है, तब पुष्पेंद्र रवि दत्त दुबे के कमरे में जाता है और वहां जाके देसी कट्टे से उनके ऊपर फायरिंग कर देता है और जिसकी वजह से रवि दत्त दुबे की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। और उसके बाद वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अब क्योंकि घर के सारे सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे और फायरिंग की आवाज सुनने के कारण वो लोग बहुत डर जाते हैं, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र को आराम से निकलने का मौका मिल जाता है और वो चुपके से घर के बाहर चला जाता है।
और अब इन दोनों की स्टोरी सुनने के बाद इनके ऊपर FIR दर्ज होती है और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और इस केस के बीत जाने के तकरीबन 1 महीने बाद रविदत्त दुबे की वाइफ, जिनका नाम भारती दुबे था, वो भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दुनिया को छोड़ के चली जाती है। यानी कि घर की छोटी बेटी सलोनी के कारण घर की 2 जानें चली गई और 2 जानें अनाथ हो गई। और अगर इतनी बड़ी स्टोरी सुनने के बाद आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करना, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को क्रिएट करके आप तक पहुंचाने के लिए।